गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी से आ जाओ सब लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आ जाओ। गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग ऋचिक। सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग कक्षा क्लासेस। ये आप लोग अपना अपना पर्सनल नाम रख लिया करो ना, ऐसे ताकि नाम लेने में सही रहे। कहाँ रह गए सब लोग, आओ जल्दी। देखो, जिनको भी वीडियो क्वालिटीज़ का इशू आ रहा है ना, एमबी ज़्यादा ख़त्म हो रहा है उनका, तो आप क्या करो कि थोड़ी सी क्वालिटी को लो कर लो यहाँ पे देखते टाइम पे। अजय, तुमसे मैंने कल भी पूछा था ना पर्सनली भी कि कोई डाउट हो तो क्लास में के बाद मैंने मैसेज भी किया था कि किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्रीमेस्टर मसल ऐसा मसल है जो टेस्टिस के ऊपर पाया जाता है, जो टेस्टिस को ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी के पास ले जाने और वापस नीचे स्क्रोटम के नीचे छोड़ देने में मदद करता है क्रीमेस्टर मसल। और दूसरा मसल था डार्टोस मसल। डार्टोस मसल का क्या काम था, वो गर्मी में क्या करना था, एब्डोमिनल कैविटी को दूर ले जाना, यानी स्क्रोटम को रिलैक्स कर देता था, और ठंडी में स्क्रोटम को कॉन्ट्रैक्ट करके एब्डोमिनल कैविटी के पास ले आता था। तो चलिए, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था कहाँ तक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तक पढ़ लिया था। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अल्टीमेटली तो वही काम है ना अजय, ऊपर ले जा रहा है तो मतलब वो उसको वार्म अप कर रहा है, नीचे ला रहा है तो कूल कर रहा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट कर लिया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। अब देखो, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब हमने कल पढ़ा था तो इसमें हमने बताया था ये है हमारी कौन सी सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, जिसका दूसरा नाम बताओ सब लोग। दूसरा नाम क्या था इसका अजय, दूसरा नाम क्या था सब लोग बताओ। सर्टोली सेल। और ये है हमारा इंटरस्टिशियल सेल, जिसका दूसरा नाम क्या था, लेडिग सेल। लेडिग सेल। और ये था हमारा सर्टोली सेल। इसका दूसरा नाम क्या था, नर्स सेल, NURSE, नर्स सेल। क्यों, क्योंकि ये नरिशमेंट में मदद करता था। और लेडिग सेल क्या करता था, एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाता था, ठीक है। मेल्स, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इससे हम लोगों को यहाँ पे ये पता चल गया था, जब हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड किया तो उन्होंने दो हार्मोन रिलीज किए। एक कौन सा हार्मोन था, LH, जो कि लेडिग सेल पे एक्ट करता है, और लेडिग सेल पे एक्ट करके क्या रिलीज करवा देता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड नेक्स्ट था, हाइपोथैलेमस ने दूसरा हार्मोन रिलीज करवाया था FSH, GnRH के थ्रू FSH, जो कि सर्टोली सेल पे काम करता है और उसको क्या करवाने में मदद करता है, सर्टोली सेल के फंक्शंस में, जैसे कि इनहिबिन सिक्रेट करना, ABP सिक्रेशन,
एंड देन उसके बाद क्या था, AMP सिक्रीशन मैच्योरेशन में मदद कर रहा था। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन निकल गए, और ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये हमारे स्पर्मेटोजोआ है। इसका मतलब अब आप ये कह सकते हैं कि देखिए, अब ये टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में, हर एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स है। उस लोब्यूल्स में 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा सकते हैं। अब उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकला? स्पर्मेटोजोआ। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल हो गया हमारा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। अब उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आप इस डायग्राम से क्लियर कर पाएंगे। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये वाला पोर्शन है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको। ठीक, उसके बाद ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये क्या है, एंड ये क्या है, कल भी हमने बताया था। यानी कि देखो, अब स्पर्म यहाँ से, ये जो सबसे स्मॉलर यूनिट थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कौन सी थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आप लोग इसके सीक्वेंस को जरूर ध्यान में रखेंगे, नीट में बहुत बार सीक्वेंस पूछा गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद ये कहाँ नीचे की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद ये कहाँ पे आगे चला जाएगा? वास इफरेंसिया। वासा एफरेंसिया। हैंडराइटिंग ठीक है आज? वासा एफरेंसिया के बाद ये कहाँ चला जाएगा? इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस में नेक्स्ट, इपीडीडाइमिस का भी 3 पार्ट होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इपीडीडाइमिस के बाद ये कहाँ पे चला जाएगा? वास डेफरेंस। ठीक, वास डेफरेंस में चला गया। वास डेफरेंस के बाद ये कहाँ चला जाएगा? फिर फर्दर यूरेथ्रा में चला जाएगा, एंड देन ये आउट हो जाएंगे। तो इसमें और सीक्वेंस आएंगे, फिलहाल के लिए आपको इस सीक्वेंस को अच्छे से ध्यान में रखना है। ये सीक्वेंस नीट में बहुत बार पूछा गया है। किसी को कोई डाउट? देखो JNV बनारस वाले भी बच्चे, एक आध 2 कमेंट्स बस आ रहे हैं। अगर आप लोग हैं, लाइव दिख रहा है, तो आप प्लीज़, आपको कोई भी डाउट हो ये ना समझे कि सर हमारे नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल मन में नहीं आना चाहिए। सर सबके हैं। आप JNV राजगीर के हो, चाहे आप JNV यहाँ बनारस के हो, तो आपको जिसको भी जो भी डाउट है बिल्कुल बेझिझक कमेंट्स करो। गुड मॉर्निंग शुभम, भोला, आज दर्शन दे दिए दोनों लोग। गुड मॉर्निंग। कल वाला क्लास का है ना, रिवीजन करके देख लेना, जिसने भी नहीं देखा है स्पीड को 1.5 करके आप लोग बढ़ा करके देख लेना। ठीक है, देखो तो अब हम लोग इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ेंगे? रेटे टेस्टिस। तो मैं इसको रब कर दूं, थम्स अप करें, आप लोग थम्स अप करें, रब कर दूं, बच्चे जवाब दें। हैंडराइटिंग ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड। चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म आ गया है। अब ये स्पर्म आगे कहाँ को जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से अब ये फर्दर आगे जाएंगे रेटे टेस्टिस में। लेकिन देखो 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 4 हो सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए, ये सवाल बन सकता है कि आप बताएं नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिस। सब लोग जवाब दें, नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिस। जल्दी जल्दी जवाब दे सब लोग। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर कैसे निकालेंगे? 750 टू 1000, 750 टू 1000। संदीप 250 टू 100, ये कैसा है?
250 to 1000, ठीक है। देखो मिनिमम 250 हो सकता है, मिनिमम बहुत ही, अगर हर एक लोब्यूल्स में सिर्फ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे तो मिनिमम 100 यानी 250 हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1000। लेकिन आपको ज्यादातर डाटा देखने को मिलेगा 750 to 1000, लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है 250 हो सकता है, उसके बाद मैक्सिमम ये कितना जा सकता है 1000 पे। नंबर क्लियर? गुड। देखो तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ निकलते हैं, ये एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कि नाम दिया जाता है ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, TUBULI, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ट्यूब्यूलाई रेक्टाई फर्दर जाकर के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेटे टेस्टिस में। तो देखो आप किसी बुक में एक्स्ट्रा एडवांस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ये बीच में भी कभी कभी टर्म देखने को मिल सकता है, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। जैसे अब मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं तो देखो ये वाला जो डायग्राम में, ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाद यहां पे आप जूम करके दिखाऊं मैं थोड़ा, देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए, यहां पे छोटे से और स्ट्रक्चर हैं, ये जो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है ये यहां इस जगह पे है, बस ये इस जगह पे, ये इस जगह पे, ये वाले पोर्शन को रेटे टेस्टिस सॉरी ट्यूबुलर रेक्टाई बोलते हैं। ये फर्दर जाकर के ग्रुप बन जाता है जिसको कि नाम क्या दिया जाता है, रेटे टेस्टिस। समझ में आया? समझ में आया? 11 ठीक है। चलो रेटे टेस्टिस में आप समझ गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर आई और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर आई, उसने ग्रुप करके 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ग्रुप बनके क्या बाहर आ गया, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। अब ये ट्यूब्यूलाई रेक्टाई कन्वर्टेड इनटू रेटे टेस्टिस। देखो ये स्पर्म के पाथवे में आपको मदद करेगा ध्यान देने के लिए, है ना, रेटे टेस्टिस। लिख लिए सब लोग? चलो रेटे टेस्टिस के बाद अब देखेंगे रेटे, याद रखना आपको, देखो कंफ्यूजन क्या होता है पता है, ये इफरेंसिया और डिफरेंसिया, कहीं कहीं आपको जैसे सेम ये इफरेंसिया लिखा हुआ रहता है वैसे ही डिफरेंसिया भी लिखा रहेगा, तो डिफरेंस के जगह पे डिफरेंसिया लिखा रहता है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि पहले इफरेंसिया आता है या पहले डिफरेंसिया। देखो स्पर्म टेस्टिस से यानी आप नीचे टेस्टिस से ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहले आपको ध्यान में रखना है, पहले क्या आएगा, इफरेंसिया आएगा, ठीक है। देखो उसके बाद देखो रेटे टेस्टिस कंबाइंस टू फॉर्म, ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, कंबाइंस टू फॉर्म 10 to 20 वासा एफरेंसिया। देखो अब फिर से हम सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेटे टेस्टिस के बाद वासा एफरेंसिया में। लिख लिए बच्चों? कोई डाउट? आप देखो अभी तक फिर से स्पर्म का पाथवे नीचे से टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे, टेस्टिस में भी सबसे पहला कौन सा पार्ट,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी अगर ऐसे बात करेंगे पहले तो क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये कहां पे जाएंगे, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया के बाद नेक्स्ट आगे जाएंगे। यहां तक में आप लोग को स्पर्म पाथवे में किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, हैंड्स अप करें आप लोग, थम्स अप करें, आगे बढ़ जाए। नोट्स बना रहे हो तुम लोग, नोट्स बना रहे हो? आज हैंडराइटिंग समझने में किसी को कोई दिक्कत? आज तो मैं बहुत स्लो लिख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए आप लोगों को हैंडराइटिंग। अदरवाइज क्लास में होते तो आपको भी पता है मैं क्या कहता है कि कुछ भी कर लो यार, मेरी राइटिंग तो ऐसे ही है। आपको भी पता है कि मेरी राइटिंग तो ऐसी ही है, क्लास में लिखता तो मैं कभी स्लो नहीं लिखता। गुड गुड, आज सही है, चलो। अच्छा, क्वेश्चंस किए हो तुम लोग? नोट्स बना रहे हो ना सब लोग? चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ना, ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं अब। चलो देखो, अब जैसे ही वासा इफेरेंसिया के पास चला गया स्पर्मेटोजोआ, अब ये वासा इफेरेंसिया से कहां पे कन्वर्ट चेंज जाएगा, ये वापस ये चला जाएगा इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस में जाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं इपिडिडाइमिस का। चलो, इसमें इपिडिडाइमिस में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, ये यहां से, अब इस डायग्राम को आप लोग थोड़ा सा गौर से समझिएगा ना, जो भी डाउट हो तुरंत बताइएगा। देखो, ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाएंगे आगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ट्यूबुलाई रेक्टाई में, फिर ये रेटेटेस्टिस और ये वासा एफरेंसिया है। ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, वासा एफरेंसिया। अब ये वापस से वासा एफरेंसिया, ये इसमें कॉइलिंग काफी कम दिखाई गई है, ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होते हैं। इसमें अब रुको, नेक्स्ट डायग्राम में मैं दिखाऊं, कॉइलिंग इसमें काफी कम की गई है। ये देखो, ये है एक्चुअल में, देखो ये वासा एफरेंसिया, ये वाला स्ट्रक्चर है। अब ये वासा एफरेंसिया के बाद ये हाईली कॉइल्ड इपिडिडाइमिस, यहां से लेकर के पूरे यहां तक को इपिडिडाइमिस कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इपिडिडाइमिस। अब देखो, इपिडिडाइमिस को हमने 3 भाग में बांटा है, 1 2 एंड 3, 1। देखो, ऊपर वाला हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, जिसका कि नाम दिया जाता है कॉडा, CAUDA, कॉडा। और मिडिल वाले को मिडिल बॉडी बोला जाता है, और सबसे नीचे वाले को कपूत बोला जाता है। आपने वो गाना सुना होगा ना, कपूत सुनी हो माता पर, माता सुनी हो ना माता, ऐसे में, तो उसको याद रखने का ऐसे याद रखें, कपूत। ऊपर वाले पार्ट को कॉडा, नीचे वाले पार्ट को कपूत। कॉडा सबसे ज्यादा कॉइल्ड होता है और लीस्ट कॉइल्ड होता है कौन, इसमें कपूत। कपूत सबसे नीचे वाला पोर्शन है, कपूत, यहां से नीचे वाले पोर्शन को कपूत बोलते हैं। सबसे लीस्ट कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एपिडिडाइमिस। अब ये सोचेंगे कि स्पर्मेटोजोआ, ये सब कब हो रहा है, आफ्टर प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजोआ ये क्या करता है, आखिर यहां पे क्यों भेज रहा है एपिडिडाइमिस को? एपिडिडाइमिस का सबसे बड़ा रोल किस चीज में है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एपिडिडाइमिस का रोल सबसे बड़ा अगर कुछ माना जाता है तो वो है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। मतलब ये है कि
स्पर्म को, स्पर्मेटोजोआ को 1 महीने तक ये होल्ड कर करके रख सकता है, किसमें, एपिडिडाइमिस में 1 महीने तक होल्ड करके रख सकता है। ड्यू टू इट्स कोइलिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये 1 महीने तक होल्ड करके रखता है। अब देखो, सिर्फ किसी को होल्ड करने दे देगा तो ऐसा तो देगा नहीं, तो होल्ड करने दिया है, उसके साथ में क्या करवा रहा है, ये इसको क्या कर रहा है कि इसको मैच्योरेशन में मदद कर रहा है, इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। तो इसी चीज का गलत फायदा उठाते हुए मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे, थोड़ा जूम कीजिए सर। अच्छा 2 मिनट बेटा। देखो, इसी चीज का फायदा उठा करके आज के जमाने में एक मिथ चली है, देखो हम लोग को बिल्कुल नहीं वैसा मन में, ठीक है। देखो, एक मिथ ये है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने जिंदगी में कभी इजैकुलेशन नहीं किया था, अगर कभी इजैकुलेशन हुआ भी था तो उन्होंने उसको ड्रिंक कर लिया था, ये बोला गया। मैं नहीं मानता, पता नहीं सच है नहीं है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, तो ये बात हट गई। अब मैं बायोलॉजिकली टर्म ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बात आप सोचिए कि एपिडिडाइमिस तकरीबन 1 महीने तक स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करके रख सकती है, 1 महीने तक। तो इसी का गलत इस्तेमाल, यानी कि गलत वर्डिंग्स में इसको ये बोल दिया गया है, ये जब मास्टरबेशन वर्ड आया था एग्जिस्टेंस में, इसी के संदर्भ में रख के मास्टरबेशन वर्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया था कि मतलब एपिडिडाइमिस भी 1 महीने ही तक स्टोर कर सकती है, उसके बाद ये खुद ब खुद इजैकुलेट कर देगी बाहर। तो इससे अच्छा कि मास्टरबेट कर लेना चाहिए मंथ में 1 टाइम, ये ऐसा लोगों ने कहा, लेकिन ये कतई सत्य नहीं है। ये बस कहते हैं ना कि अगर आप कोई ड्रिंक कर रहा है तो वो ड्रिंकिंग के फेवर में बता देगा कि ड्रिंक से क्या क्या फायदा है, तो ठीक वैसे ही लोगों ने सबके फायदा बता दिए कि इससे ये है वो है, तो ये बस ऐसा चलन चलता आ रहा है, लेकिन ये हमेशा गलत चीज होता है, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। 1 महीने तक ये स्टोर रखती है, उसके बाद हाँ ये ऑटोमेटिक कभी कुछ हो जाता है, लेकिन इसको गलत तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कभी भी वो आप सुने कि 24, कुछ लोग गलत बोलते हैं कि 24 आवर में फिर से स्पर्म आपका जितना था उतना हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं होता मास्टरबेशन, लेकिन ये गलत है, ऑब्वियसली गलत है, इट्स अ बैड हैबिट। ओके, चलो लिखो आप लोग, थोड़ा सा देखो जूम कर दें, किसी को कोई डाउट? अरे ये ठीक है, अब ठीक है, अब देख लो आप लोग, हो गया? क्या कह रहे हो? अच्छा, चश्मा लग गया, हाँ भाई चश्मा लग गया यार, लग गया, एक्चुअली लगा हुआ था, लेकिन इसमें है ना कि डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है डायरेक्टली नेकेड आइज़ पे, नेकेड आइज़ पे बहुत इफेक्ट डालता है, इसीलिए ज़रूरी पड़ गया। गुड, अब मिटा दूं, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की। किसके फंक्शन की बात करी जा रही है? एपिडिडाइमिस की। किसकी फंक्शन? एपिडिडाइमिस की फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, सबसे पहला टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट, हेल्प्स इन growth and maturation. Growth and maturation of spermatozoa. ठीक,
देखो, अब कुछ स्पर्मेटोजोआ ऐसे हैं जो बचपन से ही वीक हैं, यानी कि बचपन कहने का मतलब जब वो बन के आया तब से ही वो काफी वीक है। तो देखो, आपको पता है कि एक प्रॉपर इंसेमिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का हेल्दी होना क्यों आवश्यक है, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो पता है कि हेल्दी होना काफी आवश्यक है। कुछ स्पर्मेटोजोआ जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते ही वो वीक उनका फीचर्स हो जाता है, तो उनको क्या करती है, ये फेगोसाइट कर जाती है, मतलब खा जाती है, इनगल्फ कर जाती है। फेगोसाइटोसिस ऑफ वीकर स्पर्मेटोजोआ। लिखो, What about destroying after the month? देखो, एक्चुअली प्यूबर्टी के बाद में लगभग 1 मंथ के बाद वो आपने सुना होगा स्वप्न दोष वगैरह, वो उस टाइप में निकल जाता है, या फिर आपको एग्रेशन काफ़ी आने लगेगा 1 महीने के बाद। जो एग्रेशन होता है उसके थ्रू वो कंजम्स हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक या तो एग्रेशन के फॉर्म में निकल जाएगा, या फिर आप काफ़ी हैवी लोड करोगे तो उसके थ्रू कंजम हो जाएगा बॉडी में, या वो डैमेज होकर के बाहर निकल जाएगा। तो जरूरी नहीं पड़ता है सच कुछ। हाँ, चलो लिख लिए सब लोग। चलो मिटाओ, थम्स अप करें, सब लोग लिख लिए बच्चे, थम्स अप करें। आपके मन में ये आएगा तो ऐसा कोई डाउट अब तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलो देखो, अब स्पर्म वापस से स्पर्मेटोजोआ कहाँ आ गया है, इपिडिडाइमिस का सबसे ऊपर वाला भाग, कॉर्डा, फिर उसके बाद बॉडी, फिर कपूत, इस तरह से नीचे, कपूत, बॉडी एंड कॉर्डा, इस तरह से ये नीचे की तरफ ट्रांसफर हो गए। अब वापस से ये कहाँ पहुंच जाएगा, वास डिफरेंस में। देखो, इफरेंसिया पहले आता है, डिफरेंसिया बाद में आता है। इपिडिडाइमिस के बाद ये कहां पे चला जाएगा, वास डिफरेंस में। इपिडिडाइमिस के बाद ठीक है, एपिडिडाइमिस के बाद ये कहां चला जाएगा, वास डिफरेंस में। यार बच्चे ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो अब देखो, चलो वास डिफरेंस मिट गया क्या, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखो इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करें, इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पाएंगे,
इस डायग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या है हमारा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यहाँ पे आकर के एक फूला सा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहा है, फूला हुआ। तो अब बताओ बच्चों लोग, जो है फूला उसका नाम है, जल्दी बताओ, जो है फूला उसका नाम है एम्पुला, AMP गुड, उसका नाम है एम्पुला। यानी कि वास डिफरेंस कहां पे ओपन हो जा रहा है, एक स्वलन पार्ट में जा करके खत्म हो रहा है। ये देखो स्वलन पार्ट, ये वास डिफरेंस वाली पार्ट थी, ये यहां से स्वलन पार्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसको कि हमने क्या बोला, एम्पुला। क्या बोला इसको, एम्पुला। हाँ, गुड गुड। लिखो लिखो। लिख लिए। देखो एक चीज और देखिए, ये जो यहाँ पे एम्पुलरी रीजन खत्म जहां पे हो रहा है, एम्पुलरी रीजन यहाँ खत्म हो रहा है, इसी जगह पे देखिए इस डक्ट का आपने क्या नाम दिया था, सबको याद करो, इस डक्ट को क्या नाम दिया गया था, इस डक्ट का क्या नाम था, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। ये थी हमारी वास डिफरेंस की पार्ट, जो कि बाद में जाकर के स्वलन होकर के एम्पुला में कन्वर्ट हो जा रही है और यहाँ पे ओपन हो रही है, इस जगह पे ओपन हो रही है। जो कि आप इस जगह पे ये देख पाएंगे कि एम्पुला किस चीज को और रिसीव कर रहा है, एम्पुला क्या रिसीव कर रहा है, रिसीव्स फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसाइकल। रिसीव्स फ्लूइड ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि अभी तक जो हमारा स्पर्मेटोजोआ था, यानी उसको आप स्पर्म कह सकते थे, लेकिन जैसे ही इसमें कुछ और सिक्रीशंस मिलने लग जाएंगे, अब इनका नाम स्पर्म से चेंज होकर के क्या बन जाएगा, सीमेन। क्या नाम हो जाएगा, सीमेन। देखो, यानी कि सीमेन, पहली बार स्पर्म को सीमेन कब बोला गया, जब इस एम्पुलरी डक्ट ने किसको रिसीव कर लिया, सेमिनल फ्लूइड को भी रिसीव कर लिया। अब इस स्पर्म को हमने क्या नाम दे दिया, सीमेन नाम दे दिया, सीमन। सेमिनल वेसाइकल की फ्लूइड को जब रिसीव कर लिया तो इसको हमने क्या बोल दिया, सीमेन। तो देखो अब वापस से नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यहां से जो ये आगे आ जा रहा है, इतने दूर का पोर्शन को हमने क्या बोला था, इजैकुलेटरी डक्ट। याद है आपको क्या नाम दिया था, इजैकुलेटरी डक्ट। यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट में क्या क्या मिला हुआ है, ईडी लिख रहे हैं हम लोग, इजैकुलेटरी डक्ट, इसमें क्या मिला हुआ है, सेमिनल प्लस क्या मिला हुआ है, एम्पुला। एम्पुला और सेमाइनल, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं, एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंसिया अलोंग विथ सेमिनल ओपनिंग्स कॉन्स्टिट्यूट्स इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट को बनाने में किसका किसका हाथ है, वासा डिफरेंसिया के एम्पुलरी रीजन का, प्लस साथ में किसके, सेमिनल वेसाइकल्स के नीचे वाले रीजन का। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, इजैकुलेटरी डक्ट। देखो, और अब तक कहीं पे भी स्टोरेज वाला कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्टोरेज वाला एपिडिडाइमिस में था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एपिडिडाइमिस में सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजोआ हमारे पास में प्रेजेंट थे। अब ये जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट के पास पहुंचा, इसमें क्या मिल गया, इधर से स्पर्मेटोजोआ पहुंचा और इधर से क्या आ गया, दोनों साइड से सेमिनल फ्लूइड, जिसके वजह से अब इस स्पर्मेटोजोआ का नाम कन्वर्ट हो गया किसमें, सीमेन में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सेमिनल वेसाइकल्स के बारे में, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पे हो गया हमारा वास डिफरेंशिया वाला पार्ट, सबको समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े। वासा डिफरेंशिया अब कहां ओपन हो जाएगा, बताओ सब लोग, वासा डिफरेंशिया कहां ओपन हो जाएगा, सबको समझ में आ गया, थम्स अप करें। गुड।
गुड। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन पे चले, रब कर दो उसको। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत बताना है ना। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। चलो अब आप इस चीज को देखें, फिर से वापस मैं डायग्राम पे आ रहा हूं। देखो यहां हमारा कौन सा पोर्शन था? ये वाला इजैकुलेटरी डक्ट था। ये क्या था? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद आप इस वाले रीजन को देखिए, कितनी लंबी रीजन है। इस रीजन का नाम क्या था? यूरेथ्रा। जब आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया गया था उसमें भी बताया गया था डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा। चलो सब लोग जिसको जिसको याद हो, मेल और फीमेल यूरेथ्रा में कौन सी ऐसी यूरेथ्रा है जो मोर प्रोन टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, और उसका रीजन के साथ आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। यूरेथ्रा। अब नेक्स्ट हमारा क्या था? यूरेथ्रा। मेल में यूरेथ्रा की साइज कितनी होती है? तकरीबन 20 सेंटीमीटर के करीब यूरेथ्रा की साइज होती है। यूरेथ्रा जहां पे ये ग्लांस पेनिस वाले रीजन में, अपर रीजन में आ जाता है, इसको बोला जाता है यूरेथ्रल मिएटस। मिएटस का मतलब होता है ओपनिंग, बाहर की तरफ निकलने वाली ओपनिंग। फीमेल की, गुड गुड गुड। फीमेल की यूरेथ्रा की साइज तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और मेल की 20 सेंटीमीटर होती है। फीमेल की मैक्सिमम 4 तक हो सकती है, 2 से 4, 5 तक के बीच में होता है, ठीक है। और जिसके वजह से फीमेल्स में मोर प्रोन होते हैं, मोर ससेप्टिबल होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को लेकर के। गुड गुड गुड, सबने सही जवाब दिया, सही जवाब, गुड। मेल की ओपनिंग को क्या बोला जाता है? यूरेथ्रल ओपनिंग को क्या बोला जाता है? मिएटस। MEATUS, मिएटस। देखो अब आपके माइंड में ये बात क्लिक होता होगा कि सर अगर क्योंकि इसी हमारे मेल में क्या होता है कि एक ही कॉमन पाथवे होता है फॉर स्पर्म इजैकुलेशन एज वेल एज फॉर यूरिनरी पैसेज। यूरिनरी पैसेज हो चाहे स्पर्म पैसेज हो, दोनों के लिए कॉमन यूरेथ्रा प्रेजेंट है। तो स्पर्म का आपको पता है कि पीएच वो एसिडिक पीएच पे डेथ कर जाएगी, और हमको पता है कि हमारे यूरिन का पीएच कितना है। सब लोग कमेंट करेंगे यूरिन का पीएच कितना है, तब तक मैं आगे इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। ह्यूमन मेल के यूरिन का पीएच कितना है? कमेंट करें। कमेंट्स अब तक नहीं आया यार, तुम लोग भूल गए क्या यूरिन का पीएच? एक लोग जवाब जल्दी जल्दी। सिक्स, शुभम, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट लोग, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे जी। ह्यूमन मेल का नॉर्मली पीएच 6 to 6.5 6.8 के अराउंड रहता है, 6 to 6.5 के अराउंड रहता है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये एक एसिडिक पीएच है। 7 से बिलो जितने भी है कौन सा पीएच माना जाता है? एसिडिक पीएच माना जाता है। गुड। चलो तो देखो अब ये यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा कहाँ ओपन हो जाता है? यूरेथ्रा यूरेथ्रा इज ओपनिंग फ्रॉम इजैकुलेटरी डक्ट टू पेनिस। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद से लेकर के पेनिस तक के पूरे हिस्से में क्या प्रेजेंट है? यूरेथ्रा प्रेजेंट है। यूरेथ्रा की बाहर वाली सबसे ओपनिंग की लेयर को क्या बोला जाता है? यूरेथ्रल मिएटस बोला जाता है। यूरेथ्रल मिएटस। तो चलो अब सब लोग जितने लोग हैं यहाँ पे फटाफट कमेंट्स में मुझे पूरा का पूरा स्पर्म पाथवे बताएंगे। स्पर्म पाथवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर के
फटाफट सबको जवाब देंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर के आउट इजैकुलेशन तक, बाहर निकलने तक का पाथवे फटाफट सब लोग ड्रॉ करें। गुड गुड गुड, फटाफट सब लोग अब कमेंट्स में फटाफट से ड्रॉ करो एकदम शॉर्ट फॉर्म में। जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ST लिख दिए, उसके बाद वास डिफरेंस को VD लिख दिए, इस तरह से लिखेंगे। इजैकुलेटरी डक्ट को ED लिख दिए, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में लिखकर फटाफट कमेंट करो एकदम तेजी में। यूरेथ्रा के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब लोग का कमेंट आ गया? साइड प्लीज। अब क्या करें साइड होकर के, अब तो मिट गया। कमेंट्स करो। गुड गुड गुड, कमेंट्स करो फटाफट। देखो ये वाला पाथवे आपको याद होना चाहिए, डायग्राम की लेवलिंग अच्छे से याद होना। दो चीज अब तक सबसे इंपॉर्टेंट, देखो इस बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सवाल आया था, अगली बार बहुत प्रोबेबल चांस है मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल से आएगा, और एक आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis से। दो सवाल तो मिनिमम आप मान के चलो कि आना ही आना। मेल वाले से इस बार ना आया है, अगली बार फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल या गैमेटोजेनेसिस वाले पोर्शन से क्वेश्चंस आने का पूरा प्रोबेबिलिटी बनता है। चलो पेनिस, पेनिस के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? इसको क्या बोला था? ऑर्गन ऑफ कॉप्यूलेशन, ऑर्गन ऑफ कॉप्यूलेशन या कॉपुलेटरी ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे मेड ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है ये, मेड ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। साइज में वेराइज फ्रॉम 2 to 7 inches नॉर्मली। लिख रहे हो सबको? दिख रहा है हैंडराइटिंग? दो लोगों ने कमेंट्स करो, बाकी लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। देखो पाथवे इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब आप लाइव क्लासेस के बाद में भी जो भी लोग देख रहे हैं उस टाइम पे आप कमेंट्स को भी, जैसे मैं उस टाइम पे अभी लाइव में बोल रहा हूँ कमेंट कीजिए, आप उस टाइम पे भी आप कमेंट्स कर दीजिए ताकि आपके माइंड में रहे कि सर ने जो पूछा है वो जवाब दे दिया है हमने। चाहे आप लाइव देखें चाहे बाद में देख रहे हैं, तो आपको कमेंट्स करनी चाहिए, है ना। लिख लिए सब लोग? टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल बल्जी पार्ट, BULGY पार्ट ऑफ पेनिस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? ग्लांस पेनिस। क्या बुलाता है? ग्लांस पेनिस। पेनिस का अपर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, सबसे टर्मिनल पार्ट जो बल्जी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लांस पेनिस, जिसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग होती है जिसका कि नाम दिया जाता है प्रीप्यूस या फोर स्किन। ग्लांस पेनिस is covered by
स्किन नोन एज, K/S का मतलब होता है, K/A का मतलब होता है नोन एज फोर स्किन, या इसी का दूसरा नाम होता है प्रीप्यूस, PREPUCE, प्रीप्यूस, याद रखिएगा इसका नाम। देखो मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर ले। कुछ कम्युनिटीज में, हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज में ऐसा मोस्टली देखने को मिलता है, इसी स्किन की रिमूवल हो जाती है। उस रिमूवल ऑफ दिस फोर स्किन या प्रीप्यूस इज नोन एज डैश। आंसर आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट। रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस या फोर स्किन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स करें। लिख लिए सब लोग? रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस known as किस circumcision। इसी स्किन को हटा देना मैनुअली, इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है क्या? सर्कमसीजन, CIRCUMSION, सर्कमसीजन। हो गया? मिटा दूं? मिटा दे? गुड। चलो एक डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा एक बस डायग्राम है। ये देखो, ये पेनिस का टीएस सेक्शन, ऐसे पेनिस है, इसको टीएस सेक्शन काट करके ऐसे दिखाया गया है। ये आपको तीन टाइप्स की ओपनिंग इसमें देखने को मिलती है। ओपनिंग इन द सेंस स्पॉन्जी टिश्यू की बात करी जा रही है। 1 2 3, इसका नाम दिया जाता है राइट कैवर्नोसा टिश्यू, राइट कैवर्नोसा टिश्यू, और इसका नाम है लेफ्ट कॉर्पोरा टिश्यू, लेफ्ट कॉर्पोरा टिश्यू, और इसका नाम होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। और भी इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह दिखते हुए। ये तीन टिश्यू मेनली देखने को मिलता है। राइट पेनिस कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ 3 टाइप ऑफ टिश्यू। पहला का नाम है राइट कैवर्नोसा, देन लेफ्ट कॉर्पोरा, एंड थर्ड वन इज कॉर्पोरा स्पॉन्गियोसम।
यही टिश्यू हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? दीज टिश्यू आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस के इरेक्शन के लिए यही टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि जब इसी टिश्यू में ब्लड भर जाती है तो क्या हो जाता है? इरेक्शन ऑफ पेनिस। ब्लड filled in this spongy tissue causes erection of penis। समझ में आ गया सबको? आप लोग समझ में आया सबको? चलो अब मुझे ये जवाब देंगे, मैंने पढ़ा रखा है, पहले भी पता है। दो टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं हमारे पास। मैं साइड हो जा रहा हूं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों में से कौन सा ऐसा नर्वस सिस्टम होगा? ये लॉजिकली जवाब देना है, कमेंट्स करेंगे आप लोग। इन दोनों में से कौन सा ऐसा नर्वस सिस्टम होगा जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा इरेक्शन ऑफ पेनिस में? पेनिस के इरेक्शन में कौन सा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगा? फटाफट जवाब दे कमेंट्स में सब लोग, और उतारे या स्क्रीनशॉट रख ले इसका। जवाब दे पीएनएस। गुड गुड गुड। सही जवाब। गुड गुड गुड। देखो आप लोग को पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको दुखद बोला जाता है, इमरजेंसी के टाइम पे ये काम करता है। तो इरेक्शन कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे नहीं होता, इसीलिए पीएनएस रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है? इरेक्शन के लिए। अच्छा चलो लगे हाथ, एक और कमेंट्स करके बताओ, अगर इजेक्शन की बात करी जाए, इजेक्शन, EJECTION, इजेक्शन के लिए कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा? कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा? फटाफट जवाब दे सब लोग। इरेक्शन के लिए, यानी पेनिस के इरेक्शन के लिए सबसे पहले कौन? पेनिस इरेक्ट हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? स्पॉन्जी टिश्यू में क्या हो गया? ब्लड भर गया। ये ब्लड भर रहा है, कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है इसको? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से इरेक्शन ऑफ पेनिस हो जा रहा है। अब इरेक्शन एक प्रोसेस है, उसके बाद आता है इजेक्शन। इजेक्शन मतलब इजैकुलेट आउट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का पेनिस के बाहर आ जाना, इसी को बोलते हैं इजेक्शन। अब इजेक्शन के लिए आप बताएंगे कौन सा नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है? जल्दी जवाब दे, देखें आप लोगों का, जल्दी जल्दी। अब तक नहीं आए हैं? बाकी लोग भी जवाब दे, जवाब दे। गुड गुड, सही जवाब आ रहे हैं, सही जवाब आ रहे हैं। बाकी लोग जवाब दे। देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ स्पर्म आउट फ्रॉम द पेनिस। पेनिस से स्पर्म का बाहर निकलना, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपने देखा होगा ड्यूरिंग सेक्स के, आपने देखा नहीं सुना होगा, जैसे भी होगा आपको ये पता होगा कि ड्यूरिंग सेक्स के दौरान अगर आपको कुछ ऐसी घबराहट हो जाती है तो जिसके वजह से बहुत, या फिर माइंड में टेंशन चल रहा होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, तो उस टाइम पे ड्यूरेशन ऑफ सेक्स काफ़ी स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? जल्दी से इजैकुलेट आउट कर देता है। आप लोग फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन कर ले, मैं 1 मिनट का बस टाइम दे रहा हूं। हाँ, सही जवाब, सब लोग का सही जवाब है। लिख लियो, थम्स अप करो, लिख लियो तो थम्स अप करो, मैं मिटाऊं इसको।
गुड, चलो चलो हो गया। देखो यहां तक हमारा कौन सा पार्ट कवर हो गया, पेनिस तक वाला पार्ट कवर हो गया, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने क्या क्या पढ़ लिया। मेन पार्ट क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस पढ़ लिया, उसके बाद एसेसरी डक्ट्स पढ़ लिए। अब हमारी पढ़ने की बारी है एसेसरी ग्लैंड्स की। देखो एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे अब। गुड गुड, एसेसरी ग्लैंड यानी कि देखो हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ा। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया, नेक्स्ट हमने एसेसरी डक्ट्स पढ़ लिए, सारे डक्ट्स वन बाय वन करके हमने पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स। हेडिंग डालेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। सबसे पहले हेडिंग में डालेंगे, इसको काट, हेडिंग डालिए नंबर 1 सेमाइनल वेसाइकल। देखो ये वाला जो हमारा येलो कलर का ये दिख रहा है, ये क्या है हमारा सेमाइनल वेसाइकल। आप लोग बताएंगे क्या दिख रहा है, ये एक दिख रहा है या दो दिख रहा है, पेयर में है या अनपेयर है, ये कमेंट्स करें फटाफट। सेमाइनल वेसाइकल पेयर में है या अनपेयर है, एक पेयर दिख रहा है। देखो हमने यहां से लेकर के यहां तक के सारे पार्ट इस थ्रू में हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्या बच गया, ये एक ग्लैंड बच गया है, एक ग्लैंड ये बच गया और ये एक ग्लैंड बन गया, मतलब 3 ग्लैंड हमारे पास में बच गए हैं। इसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यानी पार्ट वाला पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को जहां से भी क्वेश्चंस मिले आप कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड कर दूं तो मुझे ग्रुप में बता देना। सब लोग जब देख लेंगे, नवोदय राजगीर वाले भी और नवोदय बनारस वाले भी, आप लोग भी, आप ग्रुप में जो आपके अंबु सर है उनके थ्रू कैसे भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भिजवा दूंगा, है ना। तो आप प्रैक्टिस कर लेना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितने भी क्वेश्चंस मिले, जहां से भी मिले, बाकी आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो पूरी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, आप पूरी तरह से कवर अप कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। चलिए हेडिंग डालिए सेमाइनल वेसाइकल। देखो ये वाली हमारी कौन सी वेसाइकल है, सेमाइनल वेसाइकल। ये वाला पोर्शन हमारा सेमाइनल वेसाइकल का है, यानी एक पेयर स्ट्रक्चर है। मैं कितने दिख रहे हैं आपको, 1 पेयर, 1 पेयर, एक पेयर में दिख रहा है, एक पेयर सेमाइनल वेसाइकल है। गुड गुड गुड, सही जवाब सबका सही, सब लोग सही जवाब दिए हैं। एक पेयर आपको दिख रहा है, गुड। अब देखो इसकी सिक्रीशंस का इंपॉर्टेंस क्या है, सिक्रीशन, इसकी सिक्रीशन कैसी होती है। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जेली लाइक होती है, चिपचिपाहट सा होता है, जेली लाइक होता है। पीएच की बात करी जाए तो इसके सिक्रीशन का पीएच होता है 7.2 के अराउंड, यानी कि स्लाइटली एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब क्या हुआ, स्लाइटली बेसिक होती है इसकी पीएच, स्लाइटली एल्केलाइन। सीमेन, सीमेन देखो सीमेन 60 to 70% ऑफ कंट्रीब्यूशन, सीमेन बनाने में 60 से 70% का कंट्रीब्यूशन किसका होता है, इसी सेमाइनल वेसाइकल का। एक पेयर सेमाइनल वेसाइकल है, सबसे बड़ी मेल एसेसरी ग्लैंड में यही है, एक जोड़े में हमेशा पाई जाती है। अच्छा मैं साइड हो जा रहा हूँ, एक जोड़े में पाई जाती है। इसका पीएच 7.2 होता है, जेली लाइक ट्रांसपेरेंट होता है, चिपचिपाहट सा होता है, म्यूकस है, एक पेयर में प्रेजेंट होता है। 60 से 70% ऑफ सीमेन बनाने में इसी सेमाइनल वेसाइकल का रोल होता है। यानी कि अगर 100 ml सीमेन आपका रिलीज, सपोज ऐसा नहीं है पॉसिबल कि 100 ml निकल पाए, 100 ml निकलता है तो उसमें 60 to 70 ml क्या होगा, सेमाइनल फ्लूइड होगी। लिखिए फटाफट।
लिख लीजिए आप लोग, लिख लिए सब लोग, थम्स अप। बच्चे लोग जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। क्वालिटी कम कर ले, ज़्यादा डाटा खा रहा है तो क्वालिटी कम कर ले। अब देखो एक चीज और जो कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला 60 to 70% कंट्रीब्यूशन इसी का होता है, ठीक है, एक पेयर में होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है 60 to 70। लेकिन सीमेन में अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है, मतलब कि ये सेमाइनल फ्लूइड जो है रिच इन सेमाइनल फ्लूइड में भरपूर मात्रा में क्या होता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। फ्रक्टोज, FRUCTOS, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो कि काम करता है, क्या काम करता है, एक्ट एज फ्यूल फॉर स्पर्म मोटिलिटी। यानी देखो स्पर्म को मूविंग मोटिलिटी करते हुए स्पीड में जाना पड़ता है, सर्विक्स को पास करते हुए, वजाइना को पास करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है। तो उसको क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी स्विमिंग के लिए। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है। कौन देता है, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। सबको दिख रहा है हैंडराइटिंग, कोई डाउट किसी को, फ्रक्टोज। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज कहां से आ रहा है, सेमाइनल वेसिकल। यानी आपसे सवाल में ये आ सकता है कि स्पर्म जो इतना तेज मूव कर पाता है उसके लिए एनर्जी देने वाला कौन है, एनर्जी देने वाला कौन है, तो एनर्जी देने वाला है फ्रक्टोज। एनर्जी देने वाला कौन है, फ्रक्टोज। अभी नजर आए हो तुम जयराम, पर बोलने का मतलब सर, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे जयराम, क्या लिखे उस पर बोलने का मतलब। कोई डाउट नहीं ना, मिटा दे इसको। स्पर्म लिखे हैं यार, ठीक है। देखो इसी में साथ में क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्सो कंटेन्स, थोड़े बहुत अमाउंट में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर। अब ये सोचेंगे कि आप लोग क्लॉटिंग फैक्टर की क्यों आवश्यकता हुई, क्यों, क्या जरूरत है इस क्लॉटिंग फैक्टर का। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग बताएंगे आगे कि क्यों इसको क्लॉट किया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाले, मिटा दे रहे हैं इसको, थम्स अप करे, मिटा देना इसको, सब लोग लिख लिए। चलो मिटा दे रहे हैं। चलो अब वो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट में बताएंगे, नेक्स्ट देखिए ये ग्लैंड कंप्लीट हो गया, सेमाइनल वेसिकल। अब हमारा नंबर 1 ग्लैंड ये था, नंबर 2 ग्लैंड एसेसरी ग्लैंड ये है। इसका नाम बताओ आप लोग, और ये बताएंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। इसका नाम तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका नंबर बताएंगे कितना होगा, 1 या 2। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना नंबर होगा, फटाफट सब लोग कमेंट करें कितना नंबर होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड देख के जल्दी जल्दी नंबर कमेंट करो। 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, कितने लोग कह रहे हैं 2 होंगे। क्लास में होता तो मैं वोटिंग कराता ऐसे। कितने लोग कह रहे हैं 2 होंगे,
1 2 1 2 1 2 1, अच्छा 2 1 2 1 अभी बराबर पे है। जल्दी जल्दी और बाकी लोग भी जवाब दे। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 दिख रहे हैं। अच्छा 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। कक्षा अरे 3, अजय 3 तुमको दिखे? गधे हो तुम। देखो अजय यहाँ पे देखो, एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ द ओनली अनपेयर्ड ग्लैंड। आप प्रीवियस ईयर्स के जब सवाल में देखेंगे आपको ये बात देखने को मिल जाएगा प्रोस्टेट के बारे में ही। क्यों? क्योंकि देख के ये लगता है 2 है, लेकिन ये 1 है। ये जो दिख रहा है आपको, ये ऐसे दिख रहा है। देखो ये हमारे सेमिनल वेसाइकल की, मेरे हाथ को आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, उंगली को। ये हमारा सेमिनल वेसाइकल है, ये दोनों डक्ट, ये सेमिनल वेसाइकल है। इसके जस्ट पीछे ऐसे यहाँ पे एक ही ग्लैंड होता है, एक। ये 2 उंगली थी ऐसे, और एक पीछे की तरफ ये जो दिख रहा है डायग्राम में आपको, ये इसलिए 2 ऐसे बाइफरकेट होकर दे। लेकिन ये जो ये कॉमन वाला पोर्शन है, ये वाला, इसके पीछे एक ही है, ये आगे है, एक है। ओनली अनपेयर्ड ग्लैंड, समझे सब लोग? एक होता है, ध्यान रखिएगा। गुड। ओनली अनपेयर्ड मेल ग्लैंड। ये एक होता है, ध्यान रखिएगा। कभी गलती से भी ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे बहुत साल पहले, आपको क्वेश्चन में दिख जाएंगे। गुड है। ट्रायंगुलर, हाँ सही बात है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। बल्ब, ट्रायंगुलर बल्ब शेप्ड की होती है, जो कि बल्ब शेप कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 30% ऑफ सीमेन। देखो सीमेन मैंने बोला, स्पर्म नहीं बोला। सीमेन और स्पर्म में डिफरेंस होता है। 30% ऑफ सीमेन कौन बनाता है? ये वाला पोर्शन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसी ग्लैंड में सबसे ज्यादा क्या होता है? ससेप्टिबल टू डिजीज, मोस्ट ससेप्टिबल टू डिजीज। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि ज्यादातर मेल में प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलता है। अगर कोई डिजीज मिलता है तो एग्जाम्पल में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन डिजीज है ये, प्रोस्टेट कैंसर। तो इसको क्या किया जाता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड को ही काट के हटा दिया जाता है। चलो एक सवाल आप लोग के लिए दिमाग बताएंगे मुझे कि अगर किसी को प्रोस्टेट का कैंसर हो गया है और उसके प्रोस्टेट ग्लैंड को हटा दिया गया है काट के, अब आपको सवाल का जवाब बताना कि क्या वो बंदा अब कैपेबल होगा अब फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए? क्या वो बंदा अब अपने बल पे कभी फादर बन सकता है? आप लोग जवाब दीजिए कि एक बंदा था जिसको प्रोस्टेट का कैंसर हो गया था, प्रोस्टेट ग्लैंड उसका बाहर निकाल दिया गया था, तो क्या वो हो पाएगा अब फर्दर फादर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? कितने लोग किस? नो सर, यस सर। और बाकी लोग वोटिंग करो। क्लास में नहीं होने का यही एक दुष्प्रभाव है। अभी सामने से तुम लोग सबका शक्ल देख पाते यार, क्लास में होते तो। यस यस यस। एक लोग नो है अभी, बाकी सब लोग यस हैं। यस सर, स्पर्म काउंट में बी लेसर। स्पर्म काउंट से इसको क्या मतलब है भाई? स्पर्म थोड़ी बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। मेरा शक्ल लगा है सर। हाँ नाम भी दिख रहा है। वो अभी आए हो अटेंडेंस पूरा करने के लिए, बस दिखा रहे हो शक्ल। सब लोग अपनी अपनी शक्ल के साथ लगाया करो यार डीपी पे, ये मेल आईडी पे, यूट्यूब पे, तो हम लोगों को भी पता लगे ऐसा देखना पे। हाँ कि शक्ल पे है, बंदे दिख रहे हैं सामने।
हाँ तो जवाब दो, छोड़ो ये सब बात, जवाब दो। प्रोस्टेट ग्लैंड्स अगर किसी का निकाल दिया जाएगा तो क्या ही विल बी कैपेबल ऑफ बीइंग अ पेरेंट्स और नॉट? होगा। गुड। देखो ज्यादातर लोगों का सही जवाब है यस ही विल बी, बट इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। देखो पहली बात तो ये सीमेन का 30% बनाता है, ना कि स्पर्म, और आपको फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म की आवश्यकता होती है, ना कि सीमेन की। स्पर्म ये होगा कि चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल मेल का, चांसेस कम हो जाएगा, और कंटेंट जो है सीमेन रिलीज का वो भी कम हो जाएगा। लेकिन यस ही विल बी कैपेबल, या तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी पेरेंट्स बनने की नेचुरली, लेकिन हाँ वो पेरेंट्स बन सकते हैं, नहीं रिप्लेस नहीं। कौन अपना प्रोस्टेट, हर किसी मेल के पास एक ही होता है, कौन रिप्लेस कर सकता है? कौन, कोई डोनेट थोड़ी करेगा अपना प्रोस्टेट। चलो हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड खत्म, या प्रोस्टेट वाला सवाल हो गया। अब एक प्रोस्टेट वाले सवाल में आप दूसरा चीज मैं सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो ये सवाल का जवाब नेक्स्ट जवाब दो आप। अब इसमें लिख दे रहा हूं मैं यहां पे कि जो प्रोस्टेट की सिक्रीशन होती है, प्रोस्टेट सिक्रीशन इज रिच इन कैल्शियम फॉस्फेट +3 होता है ना यार फॉस्फेट में, जो भी होता है यार तुम इसको देख लेना ना, कैल्शियम फॉस्फेट एंड फिब्रिनोजेंस, ये भी क्या रिलीज करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। तो देखो जो इसमें याद रखने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है कैल्शियम, क्या याद रखने वाली बात है? कैल्शियम। इसको आप स्टार मार्क रखेंगे कि आपके, देखो यही सवाल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, आपको हॉट्स का एक सवाल है शायद एमटीजी बुक में या कहीं पे है, उसमें आप देखेंगे सवाल में ये दिया गया है एक मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। हाँ संदीप तुम ही करना, ठीक है। एक मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकाल दिया गया है, तो पूछा था कि उसके सीमेन में क्या नहीं देखने को मिलेगा, उसके सीमेन में क्या देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शंस में ये सब थे, कैल्शियम नहीं मिलेगा, और बाकी थे फ्रक्टोज स्पर्मेटोजोआ, ये सब रहेगा ऑप्शन में। तो क्या नहीं देखने को मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कैल्शियम उसके सीमेन में देखने को नहीं मिलेगा, समझे? समझे? तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार है। देखो अब पैटर्न बदलता जा रहा है नीट का, पिछले 4 साल में 3 साल में पैटर्न पूरी तरह से नीट का बदल गया। अब 1 लाइन में 1 वर्ड आंसर बिल्कुल खत्म कर दिया गया, डायरेक्ट, अब क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देना ही नहीं चाह रहे हैं वो लोग, क्योंकि एकदम डायरेक्ट दे ही नहीं रहे, अब ऐसे ही घुमा घुमा के थोड़ा सा देंगे, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर अब भी नहीं दे रहे हैं। जैसे कि दे देंगे ये प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकाल दिया गया, क्या नहीं है? तो कैल्शियम नहीं होगा उसके सीमेन में। तो ऐसे क्वेश्चंस को दिया जा सकता है, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में कि कितने नंबर हो सकते हैं, तो लेकिन ये जरूर लिखा है कि 1 से 3 होते हैं, तो अब आप इसको 1 से 3 4 हो सकते हैं, तो आप ऑप्शन में उसके पास है चांस कि वो बना देंगे कि 3 से 750 से 1000 हो सकते हैं, या 250 से 1000 हो सकते हैं। तो इस चीज के लिए अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहे, अब आप इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड का बात स्टार्ट करते हैं। उसके जस्ट नीचे ये छोटू सा ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड, सबको समझ में आ गया? रब कर दूं मैं, एक बार देख ले सबको, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट जा रहा हूं कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले ले जिसको लेना है, या फिर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। Ca+2 के बाद फॉस्फेट लिखा है बेटा, वो तो मैंने भी लिखा है PO4, +3 होता है कि +2 होता, तो +3 ही होता है, ठीक है। चलो मिटा दूं मैं, रब कर दूं बच्चों, रब कर दूं, चलो
चलो अब देखो हमने गुड सेमाइनल वेसिकल पढ़ लिए, पहला वाला ग्लैंड पढ़ लिया, दूसरा वाला ग्लैंड पढ़ लिया, 1 2। अब नेक्स्ट ये छोटे से छोटा सा ग्लैंड, छोटू सा, ये तीसरा नंबर का ग्लैंड जिसका नाम है, देखो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, कॉपर्स ग्लैंड। क्या नाम है इसका? कॉपर्स ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम है, बल्ब शेप का है इसीलिए बहुत छोटा सा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नाम ध्यान रखिएगा, देखिए इंटरस्टिशियल सेल का ही दूसरा नाम लेडिग सेल है, ये ध्यान रखना है। सस्टेंटिकुलर सेल का ही दूसरा नाम सर्टोली सेल है, ध्यान रखना है। कॉपर्स ग्लैंड का ही दूसरा नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ध्यान रखना। अब इसका नंबर बताओ कितने नंबर में है, ये नंबर वाइज कितने हैं इसके नंबर को बताओ फटाफट। 1 2 3 4 कितने नंबर होंगे? जल्दी सब लोग कमेंट करें कितने नंबर होंगे। 2 2। देखो ये आपको दिख रहा है, एक ये रहा एंड एक ये रहा, 2। सही जवाब, 2 ग्लैंड्स हैं। ये देखो ये दो हैं, यहाँ पे 2 ग्लैंड्स, पेयर्ड एसेसरी ग्लैंड। एक पेयर में प्रेजेंट होता, हमेशा कैसा रहेगा? पेयर में। ये देखो 5 से 10% के करीब सीमेन कंट्रीब्यूशन में इसका रोल है। कितना रोल है इसका? 5 से 10% का सीमेन कंट्रीब्यूशन में इसका रोल है। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन आपसे पूछ दे तो मेन फंक्शन में क्या बताएंगे आप इसका? देखिए ये ग्लैंड, ये देखो यूरेथ्रा के जस्ट पीछे पाया जाता है। यूरेथ्रा के कहाँ पाया जाता है? जस्ट पीछे पाया जाता है। अब आपको पता है कि मेल में यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म पाथवे। यूरिन की पीएच कैसी थी? एसिडिक थी। स्पर्म जो सीमेन आ रहा है वो वहां पे भी 7.2 था, सेमाइनल वेसिकल का भी, इसका भी पीएच अराउंड 7.2 के अराउंड ही इसका भी होता है। ठीक है, ये भी पीएच इसका कितना होता है? 7.2 के अराउंड इसका भी पीएच होता है। तो ये क्या करता है? स्पर्म, जैसे आपने सपोज कि इजैकुलेशन से थोड़ी देर पहले आपने क्या किया? यूरिनेशन किया है, तो अब यूरिन का जो पाथवे है, ये वाले पाथवे में आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ यूरिन्स इसके वॉल्स से के साथ लगे हुए होंगे। तो अब ऐसे में अगर स्पर्म इस वे से गुजरेगा, सीमेन गुजरेगा, तो बहुत चांस है कि स्पर्मेटोजोआ ऑफ दैट सीमेन विल गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एसिडिटी ऑफ यूरिन। यूरिन की एसिडिटी के वजह से क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा चांस होगा कि ये स्पर्मेटोजोआ डाई हो जाए, मर जाए। तो ऐसा ना हो उसके लिए नेचर ने सबसे पहले जब सीमेन पास करे उससे पहले ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपना सिक्रीशन रिलीज कर देती है, और ये क्या कर देती है? इस यूरेथ्रल पैसेज को क्या कर देती है? एल्केलाइन। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? जिसको कोई डाउट हो फटाफट पूछ लेना। इसका नेचर की बात करी जाए तो स्लाइमी होता है, एकदम चिप स्लाइमी, जेली लाइक, एल्केलाइन सिक्रेशन। देखो ये हो गया। और इसकी प्रेजेंस की बात करी जाए तो प्रेजेंट लेटरल टू यूरेथ्रा,
आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब आप नोट डाउन करने के बाद फटाफट दे देंगे। हाँ, पी शेप का कह सकते हैं, पी शेप का, एकदम मटर के दाने जैसा पी शेप का। मेरा सवाल ये है कि एक बंदा बहुत फ्रीक्वेंट, ए बॉय फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट्स, क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट्स कर रहा है, तो एंड ही फील्स फ्रीक्वेंट पेन इन देयर जॉइंट्स, उनको क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्या कर रहा था, मास्टरबेट कर रहा था, जिसके वजह से उसको क्या महसूस हो रहा है कि काफ़ी उसके जॉइंट में पेन हो रहा है। तो जॉइंट में पेन हो रहा है, तो मेरा पहला सवाल है कि इन तीनों ग्लैंड के में से किसके सिक्रीशन के वजह से वो पेन इसको हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कौन सा एग्जैक्ट, वो कौन सा स्ट्रक्चर है या कौन सा एंजाइम है या कौन सा क्या है जो कि उस दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाक से मुझे वो जवाब दीजिए। बच्चों जवाब दो, जवाब दो सब लोग, सब लोगों का जवाब चाहिए मुझे, है ना, फटाफट फटाफट, थोड़ा तेजी में। डिफिशियंसी, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, चलो चलो चलो, ज़्यादातर लोगों का कॉपर्स ग्लैंड आ रहा है। वोटिंग कराते हैं यार, लेकिन अब क्या करें, वोटिंग क्लास में हो नहीं तुम लोग, वरना वोटिंग हम करवाते हैं। बाकी लोग जवाब दे फटाफट, कॉपर्स या प्रोस्टेट, दो जवाब आए हैं अब तक, कॉपर्स या प्रोस्टेट। देखो कॉपर्स ग्लैंड में क्यों, जितने लोग कॉपर्स जवाब दिए उनका जवाब मैं पहले बता दूं गलत है, गुड। जितने लोग कॉपर्स जवाब दिए उनका जवाब गलत है। मैं कैसे बताऊं कि कॉपर्स में ऐसा कुछ है, अभी तक ये रहा हमारा बोर्ड पे कॉपर्स वाला सब। कॉपर्स या बल्बोथेरल यूरेथ्रल में क्या ऐसा कुछ है जो कि आपके पेन से रिलेटेड हो? नहीं। आपको याद हो जब आपने स्केलेटन चैप्टर पढ़ा था, आपके जॉइंट पेन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा आयंस है? कैल्शियम। इसीलिए आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, एक टर्म है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स में लीकेज। किस चीज का लीकेज? कैल्शियम का लीकेज। कैल्शियम लीकेज होने के वजह से जॉइंट्स में पेन होना, कैल्शियम के लिए और जब हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पढ़े थे वहां पे भी बताया गया था कि कैल्शियम क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जॉइंट वाला बात नहीं बताया गया था, लेकिन आपको ये बताया गया था मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो जॉइंट्स पेन के लिए हमको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड में जो सिक्रीशन है उसमें क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम। अब कोई बंदा बार बार फ्रीक्वेंट मास्टरबेट कर रहा है, तो जिसके वजह से क्या हो जा रहा है कि उसके बॉडी से कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वे में बाहर की तरफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसके वजह से उसको क्या होगा कि उसके जॉइंट्स में पेन महसूस होगा उनको। समझ गए? तो ऐसे सवाल आए तो आप अपने दिमाग में इस टाइप से क्वेश्चंस को फ्रेम करने का कोशिश कीजिए, है ना। तो यहाँ तक हमारा पूरी की पूरी जो ये टॉपिक थी खत्म हो गई है। अब इससे में थोड़ा सा एक हेडिंग बस डाल लीजिए, सीमेन। क्या हुआ? प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम, ऑस्टियोपोरोसिस तो फीमेल में होता है ना सर? हाँ, मैंने कब कहा मेल में होता है? मैं बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल दिया है उसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस में भी कैल्शियम होता है, बाहर निकल जाता है, इसीलिए विमेंस में ज़्यादातर घुटनों में दर्द और कमर में दर्द महसूस होता है। उसका मेन रिस्पॉन्सिबल भी उसमें भी कैल्शियम है। तो एक बंदा फ्रीक्वेंट अगर मास्टरबेट कर रहा है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में क्या था? कैल्शियम। अब उसके आप बार बार फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करके क्या हो जा रहा है? उसका कैल्शियम बाहर जा रहा है। तो अब कैल्शियम बॉडी से बाहर जा रहा है, कैल्शियम की डिफिशियंसी बॉडी में हो रही है, यानी जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा चाहिए था, बोन्स में सबसे ज़्यादा चाहिए था, जिसके वजह से उसको जॉइंट में क्या होता है? पेन महसूस होता है। और वो कैसा बंदा फील करेगा? लेजीनेस, डिजीनेस, उसको एकदम आलस महसूस होगा, एकदम चलने फिरने का मन नहीं करेगा। बस इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक है, आप लोग हेडिंग डालिए सीमन, SEMEN, सीमन। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? पूछ लेंगे।
चलो हेडिंग डालो सीमन। किसी को कोई डाउट? बच्चों कोई डाउट? हाँ बताओ, कोई डाउट किसी को? गुड। चलो देखो, पर इजैकुलेशन की बात करी जाए तो पर इजैकुलेशन तकरीबन 2 से 5 ml सीमेन इज रिलीज्ड। कितना सीमेन रिलीज होता है? हर इजैकुलेशन में तकरीबन 2 से 5 ml रिलीज होता है। इसी सिर्फ 2 से 5 ml सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है। 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इसी में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। अब इस सीमेन 2 से 5 ml में कितने मिलियंस आ गए? 200 से 300 मिलियन। सोचो एक बार इजैकुलेशन में कितना ज्यादा स्पर्म्स रिलीज होता है, 200 से 300 मिलियन। और फर्टिलाइजेशन तक कौन पहुंचता है? सिर्फ एक स्पर्म। सोच लो 200 से 300 मिलियन के बावजूद सिर्फ एक फर्टिलाइजेशन तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब इसकी कंटेंट की बात करें तो 60 से 70% कहां से आ रहा है? सेमाइनल वेसिकल से आ रहा है, SV। 20 से 30% तक कहां से आ रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। 5 से 10% तक कहां से आ जाएगा? कॉपर्स ग्लैंड से। SV फॉर सेमाइनल वेसिकल, PG फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड, CG फॉर कॉपर्स ग्लैंड। ये इस तरह से कंट्रीब्यूशन है इनका। ठीक ठीक, लिखो, हो गया? अच्छा, ओवरऑल पीएच की बात करी जाए तो पीएच क्या हो सकता है सीमेन का? पीएच क्या हो सकता है? 7.2 से लेकर के 7.8 तक इसका पीएच हो सकता है। यानी कि पीएच कैसा रहता है? एल्केलाइन। अब देखो इस वाले सिक्रेशन की बात करी जाए तो इसमें क्या ध्यान में रखना था आपको? इसमें क्या ध्यान में रखना था? देखो ये इसका जो सिक्रेशन है रिच इन फ्रक्टोज वाली बात इसमें याद रखनी है, कैल्शियम वाली बात इसमें याद रखनी है, और ये बस लुब्रिकेशन वाली बात इसमें याद रखनी है। एक सवाल अब बाद में भी आएगा कॉपर्स ग्लैंड के लिए, अभी तो नहीं बता पाएंगे इसका आंसर आप लोग अब, लेकिन मैं क्वेश्चंस अभी बता दूं ताकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको सवाल आएगा कि एक ड्यूरिंग अ कॉपुलेशन, एक कॉपुलेशन के दौरान क्या हुआ था कि इजैकुलेशन के पहले, यानी सीमेन के इजैकुलेशन से पहले कॉपर्स ग्लैंड का इजैकुलेशन फॉर लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस आया, लेकिन वो पेनिस के इजैकुलेशन से क्या हुआ? इसका जो इजैकुलेशन था कॉपर ग्लैंड का वो कहां पहुंच गया? वजाइना में। क्या ये कॉपर ग्लैंड का सिक्रेशन अकेला सफिशिएंट है किस चीज के लिए? क्या वो अकेला फर्टिलाइजेशन कराने के लिए सफिशिएंट है, हाँ या ना? आप लोग लॉजिकली जवाब सोचेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट तब हम लोग ये इस पे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग सोच के बताइए, अगर आप जो सोच सकते हैं जवाब दीजिए, सोचिए। क्या अकेला कॉपर ग्लैंड का सिक्रेशन फर्टिलाइजेशन के लिए सक्षम है या नहीं है? तो इस तरह से आज हम लोगों का यहाँ तक पूरा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप लोग एक बार डायग्राम जरूर देखते हुए आइएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म किया जाएगा। नीट 2023 वाला सवाल वॉस डिफरेंस वाला हो गया था। दूसरा नंबर में रोल ऑफ लेडिक सेल। अब आप लोग बस फटाफट जवाब देंगे जितने लोग हैं। ड्यू टू नो मोटिलिटी,
नो मोटिलिटी, गलत जवाब। चलो अब आप लोग ए बी सी डी करके फर्स्ट फटाफट इसका जवाब देंगे। रोल ऑफ लेडिक सेल, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, चलो फटाफट जवाब देंगे। नरिशमेंट ऑफ स्पर्म या प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू स्पर्म या फिर ब्रिंग अबाउट मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म या फिर सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। कल भी ये सवाल कराए थे एंड द आंसर इज सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ये चलिए सब लोग जवाब दीजिए फटाक से, सब लोग जवाब दीजिए। 10 सेकेंड का बस टाइम है, सिर्फ 10 सेकेंड। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वेल एज यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के कॉमन डक्ट इन ह्यूमन मेल को क्या कहा जाता है? पीएमटी 2014 का सवाल है ये, क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर देंगे जल्दी जल्दी। क्या उसको वासा डिफरेंसिया कहते हैं, क्या यूरेथ्रा कहते हैं, क्या यूरेटर कहते हैं, या फिर उसको वासा डिफरेंस कहते हैं? एंड सही जवाब सब लोगों का सही जवाब है, सही जवाब है यूरेथ्रा, उसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल कल करवा दिए थे, 5वां नंबर सवाल। हाँ चलिए ये वाला सवाल, चलिए इस सवाल में एक चीज भी हमको बताना है, इसीलिए इस सवाल को आप लोग हाईलाइट कीजिए फटाक से। चलिए जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा गलत है रिगार्डिंग टू वेसेक्टोमी? मैं पहले बता दूं कि वेसेक्टोमी क्या होता है। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी में क्या होता है? कटिंग ऑफ वासा डिफरेंस, कटिंग ऑफ वास डिफरेंस क्या होता है? एंड टाइड विथ अ नॉट। देखो यानी कि जो वासा डिफरेंस वाली जो वायर थी उसको काट दिया जाता है, और जैसे ये वायर है वासा डिफरेंस काट दिया, एक को ऊपर मोड़ दिया, दूसरे को ऊपर मोड़ के नीचे भी धागा मार दिया, ऊपर भी धागा मार दिया। ये मैं पहले बता दूं कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको वापस से ये कंप्लीटली गेन ऑफ मतलब लॉस ऑफ फर्टिलिटी नहीं है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मेल चाहे तो वापस से अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है। तो देखो वासा डिफरेंस इज कटेड एंड टाइड, ये सही बात है। नेक्स्ट इरिवर्सिबल स्टेबिलिटी, नेक्स्ट है नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड में कोई स्पर्म नहीं जाएगा, सही बात है, क्योंकि वास डिफरेंस में जब तक नहीं जाएगा, एम्पुला में नहीं जाएगा तो सेमिनल फ्लूइड में भी नहीं जाएगा, ये भी सही जवाब है। नो स्पर्म्स अकर्स इन एपिडिडेमिस, ये गलत है। एपिडिडेमिस में क्यों नहीं होगा? क्योंकि एपिडिडेमिस में तो होगा ही ना, एपिडिडेमिस के बाद आता है वासा डिफरेंसिया, इसीलिए क्या होगा? ये वाला आंसर इसका सही जवाब है। गुड, सब लोगों ने सही जवाब दिया, कुछ लोगों का एक गलत है, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। वेसेक्टोमी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अरे और सवाल है क्या? 6। देखो ये वाला है स्पर्म पाथवे, कल भी हमने आपको बताया था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और इसको करते हुए आइएगा। आज तो पूरी तरह से कंप्लीट भी हो गया, कल तो छोड़ दिया गया था इसको, आज तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आंसर इज ये ए नंबर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, एजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मेटस। आंसर ये वाला है। आज आपने पढ़ लिया, आज आप इसका जवाब अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट सवाल, फटाफट से सब लोग जवाब देंगे, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। एक्चुअली टाइम हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग कर लेना है ना, और कल मुझे फटाक से इसका जवाब देना। नीट 2017 का सवाल है ये, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना, आते ही कल इसको डिस्कस कर लेंगे। कर दीजिएगा। गुड, ओके बच्चों, बाय।